बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों में होंगे। इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो लोग डन बेस पर विज़िट वीज़ा प्रोसेस करना चाहते हैं किसी भी बड़ी कंट्री के लिए, तो उनको किन चीज़ों की एहतियात की ज़रूरत है, और अगर आप ये एहतियात नहीं करेंगे तो आपके साथ क्या कुछ होने वाला है। ये वीडियो बहुत ज़रूरी है और बहुत ही अहम पैगाम है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। अभी कुछ अर्सा पहले मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था कि जो लोग यूके, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड का वीज़ा अप्लाई करते हैं और उनका वीज़ा बाज़ रिफ्यूज़ भी हो जाता है। याद रखें कि दुनिया में जो यूके है, दुनिया के नक्शे पे अगर आप यूके का वीज़ा देखते हैं, अप्लाई करते हैं और वो रिफ्यूज़ हो जाता है, तो यकीन करें कि बाकायदा वीज़ा ऑफिसर आपको उसकी रीज़न बताता है। वैसे तो बहुत से मुल्कों के वीज़े आप अप्लाई करते होंगे, कनाडा का अप्लाई करते होंगे, यूएसए का अप्लाई करते होंगे, साउथ कोरिया है, साउथ अफ्रीका है, हांगकांग है, जापान है, बहुत सारे मुल्क हैं जो कि बड़े मुल्क कहलाते हैं। यानी कि मैं छोटे कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहा जिनके वीज़े आसानी लग जाते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, इनके वीज़े तो नॉर्मली लग ही जाते हैं। नॉर्मल भी लग जाते हैं, डन बेस पर भी लग जाते हैं। लेकिन जब लोग एक बड़ी जंप लगाने की कोशिश करते हैं, ख़ास तौर पे यूके की मैं बात कर रहा हूँ, इस पूरी वीडियो में मैंने वो चीज़ डिस्कस करनी है। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था पैप के बारे में। पैप कहते हैं प्री एक्शन प्रोटोकॉल के बारे में। यानी अगर आपने यूके का वीज़ा अप्लाई किया और वो रिफ्यूज़ हो गया, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, तो उसमें वीज़ा ऑफिसर बाकायदा आपको रीज़न बताएगा। ऐसा नहीं है कि वो आपको कुछ भी अपनी तरफ से स्टेटमेंट लिख कर और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देगा। ऐसा नहीं है। यूके जो है इस मामले में बड़ा हसास है, और जब कोई एप्लीकेंट वीज़ा अप्लाई करता है तो वो ये देखते हैं कि इनके डॉक्यूमेंटेशन कैसी है, वो प्रॉपर उसकी वेरिफिकेशन करते हैं। यूके इमिग्रेशन वीज़ा ऑफिसर जो होता है वो आपके तमाम कागजात की जांच पड़ताल करता है, एक एक चीज़ वेरीफाई करता है। अगर उसको कोई डाउट लगता है, आपकी कोई बैंक स्टेटमेंट ख़राब है या आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, तो ना सिर्फ वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करेगा बल्कि 10 साल का आप पर बैन भी लगाएगा। अभी रिसेंटली एक वाक़या हुआ कि एक शख्स ने मुझसे रब्ता किया। उसने बताया कि राहील भाई, मैंने एक एजेंट के ज़रिए जो है अपना वीज़ा प्रोसेस किया था। तो यूके का वीज़ा मैंने अप्लाई किया था, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे, मेरे पास सारी चीज़ें थीं, मेरे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं थी। तो वो जो साहब थे जिन्होंने उनके बिहाफ पे प्रोसेसिंग की, उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है, मैं ये अरेंजमेंट कर लूँगा और मैं आपके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करके जो कमी बेशी है उसको पूरा करके और मैं आपका केस अप्लाई कर दूँगा। ठीक है जी। वीज़ा की फ़ीस जो है वो आपने अदा करनी है। अगर आपका वीज़ा आ गया तो मैं आपसे इतने पैसे लूँगा, और अगर वीज़ा ना आया तो जो आपका नुकसान होगा वो सिर्फ फ़ीस की हद तक होगा, आपने मुझे कुछ भी पे नहीं करना। अब यहाँ पर जो है वो बात आ गई डन बेस की। डन बेस का मतलब ये है कि उस बंदे ने क्लाइंट को कहा कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं वो आप मुझे दे दें, मैं आपके लिए अप्लाई कर देता हूँ, और जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं हैं वो मैं अरेंज कर लेता हूँ, और अगर वीज़ा ना लगा तो मैं आपसे अपनी फ़ीस चार्ज नहीं करूँगा, लेकिन जो वीज़ा की फ़ीस है जो आपने पे करनी है वो तो आपको देनी ही होगी। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा था कि जब आप किसी भी बड़ी कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं और आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई ना करें। वीज़ा कंसल्टेंसी की सर्विसेज हम भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें यूएसए है, यूके है, कनाडा है, साउथ कोरिया है, साउथ अफ्रीका है, हांगकांग है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं। अगर मैं अपने हवाले से आपको बताना चाहूँ तो वो ये है कि इसमें जो यूरोप और शेंजन कंट्रीज़ हैं उनकी वीज़ा कंसल्टेंसी की सर्विसेज मैं फ़राहम नहीं करता। कुछ लिमिटेड कंट्रीज़ हैं जिनका मैं काम करता हूँ। बताने का मकसद ये है कि उस एजेंट ने उस क्लाइंट से जो मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स उस बेचारे के पास मौजूद थे वो ले लिए, और जो डॉक्यूमेंट्स नहीं थे वो अपने पास से अरेंज करके उस बेचारे का वीज़ा अप्लाई कर दिया। बताना मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि उसके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं थी, तो वो जो एजेंट था उसने क्या किया कि उसने अपने पास से कोई डमी बैंक स्टेटमेंट बना के लगा दी, और
डेफ़िनेटली मैंने आपको बताया है कि जब यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, तो वो जो वीज़ा ऑफ़िसर होता है, वो बाकायदा आपको वो तमाम वजूहात बयान करेगा कि किन वजूहात की बिना पे हम आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहे हैं। उसमें बाकायदा तौर पे वीज़ा ऑफ़िसर ने लिखा कि आपने क्योंकि फ़ेक बैंक स्टेटमेंट साथ में लगाई है, तो ना सिर्फ़ हम आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहे हैं, बल्कि जाली दस्तावेज़ात फ़राहम करने की सूरत में हम आपको 10 साल के लिए बैन कर रहे हैं। अगर आप इन 10 सालों में किसी भी कैटेगरी में कोई भी वीज़ा अप्लाई करेंगे, तो आपको रिफ्यूज़ल का सामना करना होगा। अब वो बेचारा यूके से बैन हो गया 10 साल के लिए, और मैं आपको इस बात की श्योरिटी देता हूँ कि वो जब किसी दूसरी कंट्री के लिए अप्लाई करेगा, जैसे कनाडा है, यूएसए है, तो उसका वीज़ा भी नहीं लगेगा। तो वो जो साहब थे, उन्होंने मेरा एक वीडियो देखा जो कि पैप के बारे में था, प्री एक्शन प्रोटोकॉल। वो क्या वीडियो था? वो एक अपील होती है कि अगर खुदा ना खास्ता आपको ऐसा लगता है कि मेरा जो वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है वो गलत हुआ है, वीज़ा ऑफिसर ने अच्छी तरह से मेरी फ़ाइल को जज नहीं किया, मेरी प्रोफाइल को स्टडी नहीं किया, और मेरा जो वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है वो वीज़ा ऑफिसर ने गलती से रिफ्यूज़ कर दिया है, तो आप अपील कर सकते हैं। ये मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। फ़र्ज़ करें कि मैंने यूके का वीज़ा अप्लाई किया, मेरे पास हर चीज़ जेन्युइन है, ओरिजिनल है, बैंक बैंक स्टेटमेंट ओरिजिनल है, टैक्स रिटर्न्स मैंने 2 साल के लगाए, बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स लगाए, अपना एफआरसी, एमआरसी, ट्रैवल हिस्ट्री, हर चीज़ मैंने ओरिजिनल लगाई है। उसके बावजूद भी मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, और वीज़ा ऑफिसर ने जो वजूहात बयान की हैं, तो मैं उससे मुतमईन नहीं हूँ। हालांकि मेरे पास चीज़ें मुकम्मल हैं। अगर वीज़ा ऑफिसर ये कहता है कि मैं आपके फाइनेंशियल से मुतमईन नहीं हूँ, यानी मैं आपकी जो स्टेटमेंट है, मुझे उसमें डाउट है, या आपका बैंक बैलेंस इतना नहीं है, या मैं आपकी जॉब से सेटिस्फाई नहीं हूँ, या मुझे आपके होम टाइज पे डाउट है, आप जाएंगे और वापस नहीं आएंगे, तो मुझे थोड़ा सा इस पर डाउट है, तो हम अपील कर सकते हैं। हम जो है वो अपील कर सकते हैं यूके यूके इमिग्रेशन में अपने रिफ्यूज्ड मुस्तरद शुदा वीज़ा एप्लीकेशन के लिए अपील दायर कर सकते हैं। लेकिन मैंने उस वीडियो में बताया था कि अगर आपका केस जेन्युइन हो, आप हक पर हों, आप सच्चे हों, और आप ये बात साबित कर सकें, तो आपने पैप इस्तेमाल करना है, प्री एक्शन प्रोटोकॉल अपील में जाना है। तो वो जो साहब थे, उन्होंने वो वीडियो देखकर मुझे बताया और मुझे अपना रिफ्यूज़ल लेटर भेजा, जिसमें बाकायदा तौर पे लिखा हुआ था कि आपने क्योंकि फ़ेक डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, लिहाजा हम आपको 10 साल के लिए बैन कर रहे हैं। मैं ये वीडियो इस मकसद से बना रहा हूँ कि खुदारा कभी भी आप इस तरह से सर्विसेज किसी भी एजेंट की, किसी भी कंसल्टेंट की ना लें। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो वीज़ा अप्लाई ना करें, बजाय कि आपको शर्मिंदगी का सामना हो, आपको ब्लैक लिस्ट का सामना हो। ये आपके हक में बेहतर नहीं है। देखिए, उस एजेंट ने तो एक रिस्क उठाया, उसने कहा जी अगर वीज़ा लग गया तो मैं इससे लाखों रुपए फ़ीस वसूल करूँगा, ना लगा तो मेरा तो कोई नुकसान नहीं है, वीज़ा की फ़ीस तो उसने भरनी है। तो मकसद कहने का ये है, कोई भी कंसल्टेंट हो पूरे पाकिस्तान में या कहीं भी, डन बेस बड़ी कंट्री के लिए कभी भी प्रोसेस ना करवाएं। डॉक्यूमेंट्स पूरे हों, टैक्स रिटर्न, आप टैक्स पेयर हों, टैक्स फाइलर हों, आपके पास बैंक स्टेटमेंट हो, 25-30 लाख की बैंक स्टेटमेंट हो, क्लोजिंग बैलेंस हो, प्रॉपर मेंटेन हो रही हो, तो फिर जाके आप जो है वो अप्लाई करें। तो अब वो बेचारा जो था वो 10 साल के लिए बैन हो गया, अब वो अपील भी नहीं कर सकता। तो ये वीडियो जो है बनाने का मकसद ये था कि आपको ये पैगाम पहुंचाया जाए कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, मुकम्मल हैं, याद रखें कि इमिग्रेशन जो है वो वीज़ा आपको आपकी प्रोफाइल पे देगी। अगर मैं कंसल्टेंट हूँ, मैं ट्रैवल एजेंट हूँ, और मैं आपके लिए वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरा कोई कमाल नहीं है, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। वीज़ा जो मिलेगा वो मेरी वजह से नहीं मिलेगा, और अगर वीज़ा नहीं मिलेगा तो वो मेरी वजह से नहीं मिलेगा कि कंसल्टेंट ने जो है वो वीज़ा देना है या कंसल्टेंट ने वीज़ा नहीं देना। याद रखें कि वीज़ा आपको आपकी प्रोफाइल पे मिलेगा। जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ की इमिग्रेशंस हैं, ये बाकायदा आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई भी करवाती हैं, चेक भी करवाती हैं। आपकी बैंक स्टेटमेंट को वो हेड ऑफिस में, जो मुतलका बैंक होता है उसके हेड ऑफिस में उसको फैक्स करते हैं, साथ में एक लेटर लिखते हैं कि इसको वेरीफाई कर दें। तो मुतलका जो डिपार्टमेंट होता है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट को चेक करता है, वेरीफाई करता है, उसके ऊपर वेरीफाइड की स्टैंप लगा के दोबारा से फैक्स करता है एम्बेसी को। एम्बेसी वाले आपके तमाम डॉक्यूमेंट चेक करवाते हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट भी चेक करवाते हैं, जो जो चीज़ें आपने बयान की हैं, तो वो पूरी की पूरी स्टेटमेंट जो है वो मुतलका बैंक के हेड ऑफिस को फैक्स की जाती है, और साथ में एक लेटर लिखा होता है कि इस बंदे ने वीज़े के लिए अप्लाई किया है, इसकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो चेक और वेरीफाई कर दें। उसके बाद जो मुतलका आदमी होता है वो या तो अनवेरीफाइड की स्टैंप लगाता है या वेरीफाइड की स्टैंप लगाता है।
वेरीफाइड की सूरत में आपकी वो बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई हो जाती है, और अनवेरीफाइड की सूरत में वो ये मतलब है कि ये सही नहीं है, ये फेक है, या फिर इसमें जो ट्रांजेक्शन है वो ठीक नहीं है। और भी पैरामीटर्स होते हैं, इनके पास पूरा सिस्टम होता है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आप कब गए, कहाँ गए, जो बड़े बड़े मुल्क हैं इनकी जो इमिग्रेशन सिस्टम है, ये इनके पास सारा कुछ होता है। अगर आपका कोई पुलिस रिकॉर्ड है और आपने जनाब लिखा है कि मेरे पास मुझ पर तो कोई पुलिस केस नहीं है, लेकिन आपके आपके नाम पे कोई ना कोई रिपोर्ट है या आपका कोई रिकॉर्ड है, तो वो भी उनके सामने आ जाता है। अच्छा, किन किन ममालिक से आपको रिफ्यूज़ल मिला है, आपको अमेरिका ने रिफ्यूज़ कर दिया, आपको कनाडा ने रिफ्यूज़ कर दिया, वो आपने नहीं बताया, तो वो उनके सामने तो चीज़ें होती हैं कि आपने अप्लाई किया था, आपका रिफ्यूज़ हो गया, तो आपने हर चीज़ जो है वो सच्ची सच्ची बतानी है। ये मुख्तसर वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आप कोई भी कंसल्टेंट हो, पाकिस्तान में हो, पूरी दुनिया में कहीं भी हो, कोई एजेंट हो, कंसल्टेंट हो, जब भी किसी की सर्विस लें तो आप ऐसा बंदा देखें जो ईमानदारी से आपको सही सही गाइड करे और आपको बता दे कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके लिए किसी अच्छे कंसल्टेंट से अपनी असेसमेंट ज़रूर करवाएं। बड़े मुल्कों के लिए डायरेक्ट अप्लाई ना करें, अच्छी सी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। दुबई, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, कंबोडिया, श्रीलंका, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, इन छोटे छोटे मुल्कों का, इन ममालिक का जो है वो विज़िट कर लें। उसके बाद फिर किसी बड़े मुल्क की तरफ आप जाएं, जैसे यूरोप है, शेंजन है, और इसके अलावा जो है वो जापान है, और यूएसए है, कनाडा है, यूके है। तो बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के इन ममालिक को टारगेट आप ना करें। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।